Hello everyone, this is the new lecture series of काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्लास 11th की एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जे और न्यूट में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसे टॉपिक को बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। ओके, तो जैसा कि मैंने टॉपिक लिख रखा है, टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम डील विथ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ हम डील करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वेलोसिटी उसकी गिवन है, तो 10 सेकंड में कहाँ चला जाएगा। अगर उसकी रिटार्डेशन दी हुई है, कितना सेकंड में वो रुकेगा। मोशन के साथ हम डील करते हैं, बट मेन थिंग जो होता है कॉज ऑफ मोशन, उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। कॉज ऑफ मोशन उसको इस टॉपिक के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। और अगर मैं बात करूं मोशन का जो मेन कॉज होता है, तो दुनिया में कोई भी मोशन अगर स्टार्ट हुआ है तो उसका जो मेन कॉज होता है दैट इज फोर्स, और फोर्स का कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ, फोर्स मोशन का कॉज के साथ अगर हम स्टडी करेंगे तो दैट टॉपिक इज नोन एज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट मीन्स फोर्स। और जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम फोर्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, बट काइनेमेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब मोशन को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हो 3 टाइप्स में। सबसे पहले आप रेस्ट और मोशन समझ जाइएगा। उससे पहले मैं कुछ चीज आपको समझाता हूं। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट देखिए, फिजिक्स के अंदर रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा होकर के ऑब्जेक्ट का स्टडी करता है, ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करता है। यानी मैं बोलूंगा ए पॉइंट वेयर ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एंड observing the motion of object, that point is known as reference point। reference point का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जर्वर। जो देख रहा होता है वो ऑब्जर्वर होता है, और जिसके मोशन का वो स्टडी करता है दैट इज ऑब्जेक्ट। अब जो देखने वाला ऑब्जर्वर होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे बैठा होगा, लेटा होगा, खड़ा होगा, कुछ ना कुछ होगा। वो जिस फ्रेम पे बैठा हुआ है, जिस पॉइंट पे बैठा हुआ है, दैट पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। ओके, जैसे अब देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ से मुंबई की दूरी कितनी है, यहाँ से मतलब मैं जहाँ हूँ, तो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ से मुंबई की दूरी बता सकता हूँ। इसको एक पॉइंट मानूंगा और उसको एक पॉइंट मानूंगा। मतलब अगर मुंबई की दूरी बताने के लिए मैं अपने आप से ही डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को रेफरेंस मान रहा हूँ। आप जहां हो, आप अपने आप से डिस्टेंस मुंबई का मेजर करोगे तो अपने आप को आप रेफरेंस मान चुके हो। या ऐसे समझिए, जब भी कुरियर वाला डिलीवरी बॉय आपके पास कॉल करता है कि हाँ सर कहाँ लेकर के आना है, तो आप क्या बोलते हो कि आप आ जाओ इस वाले जगह पे, मंदिर होगी, मंदिर के पीछे एक घर मिलेगा वाइट कलर का, उसके बगल में एक छोटा सा मकान होगा, टूटा फूटा पुराना, वही मेरा घर है। तो आप बोलते हो मंदिर, तो मंदिर को आप एक रेफरेंस बताते हो उसके लिए, तो रेफरेंस पॉइंट हो गया। व्हाइट कलर का मकान भी रेफरेंस हो सकता है। देखिए, किसी भी जगह में आप देख लीजिए, चाहे आप पटना, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी जगह का कोई एड्रेस बताना होता है, तो एड्रेस बताने के लिए कुछ फेमस जगह को क्या करते हो आप? एज ए रेफरेंस यूज करते हो, तो दैट आर कॉल्ड एज रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट आप लोगों ने समझ चुके होंगे। अब दूसरा जो टर्म आता है दैट इज पोजीशन। पोजीशन, तो पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन। तो पोजीशन का मतलब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन वेक्टर आप लोग नाम सुनोगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, जैसे लोकेशन का मैं बात बोलूं तो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये एक पॉइंट है, इसकी लोकेशन जो है x, y, दिस विल बी नोन एज पोजीशन। एंड आप अगर मैं बात करूं तो ये पोजीशन बताने के लिए आप किसी ना किसी पॉइंट को रेफरेंस मानते हो। फिलहाल में
ये 0,0 आपने जो ओरिजिन बोलते हो, ये ओरिजिन भी फिजिक्स के भाषा में रेफरेंस पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। तो अगर आप इसको 0,0 माने हो तब आप बोलोगे कि ये x डिस्टेंस गया है इधर की ओर और y डिस्टेंस ऊपर की ओर, तब आप बताते हो कि इसकी जो लोकेशन है x, y है। अब पोजीशन वेक्टर देखिए क्या होता है, वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया a का। मैं क्या बोल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन देखिए दो पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो वेक्टर ड्रॉ होगा। तो वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो ओरिजिन से इसको आप ड्रॉ कीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा, इस पॉइंट के पोजीशन को होती है पोजीशन वेक्टर होगा। और इसको लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ए वेक्टर क्या लिखोगे, इसकी जो ये लेंथ होगी ये मैग्नीट्यूड होगी, तो इसकी जो कंपोनेंट है वेक्टर के इस डायरेक्शन में कितना चला है x लेंथ, तो आप x और डायरेक्शन दिखाने के लिए इस वाले डायरेक्शन का क्या बोलते हो i कैप, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हो j कैप, तो आप इसको x i कैप y j कैप बोल सकते हो। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, दो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपको समझाऊंगा। काइनेटिक्स के बारे में मैंने बताया, जिसमें आप मोशन के कॉज को भी स्टडी कर लो, दैट इज काइनेटिक्स होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक पॉइंट यहां है और एक यहां पे है, आप इसको ऐसे बोल दीजिए, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से उठा और ऐसे गया इसकी ओर। अब ये जाने के लिए कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। फिलहाल में अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो मैं एक्स आई लिख सकता हूं, और इसकी पोजीशन वेक्टर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स एफ, पॉइंट का नाम एफ है और इस पॉइंट का नाम क्या है आई। तो इधर से इधर जो गया ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब ये यहां से यहां गया तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया। तो एक्चुअली में जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहोगे तो चेंज इन पोजीशन, चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनली पहुंच गया तो फाइनल इस पोजीशन का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक्स एफ, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक एग्जांपल में ले रहा हूं। एग्जांपल, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है, इसका है 1,6 और आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं ए टू बी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी की ओर डायरेक्ट एरो मिला दीजिए। और अगर उस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर आर का और ये बी पॉइंट का। तो ये इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो आप लिखना चाहते हो इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, तो उस डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलोगे, चलो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी है ना, डिस्प्लेसमेंट आप ए बी बोल दे रहे हो, ए से बी। कैसे निकालोगे सर, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हटा दीजिए। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 - 2 कितना आएगा, 1 - 2 आई कैप माइनस 6 - 3 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप और ये -3 जे कैप। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप ए से बी की ओर जाना चाहते हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर 1 यूनिट जाओ। देखो 2 पे थे आप, 1 यूनिट जाओगे इधर की ओर, 1 पे आ जाओगे, और किधर जाना पड़ेगा आपको, 1 मिनट, 6 - 3, हाँ ठीक है ओके। और आपको किधर जाना पड़ेगा, ए से बी की ओर अगर आप जाना चाहते हो तो आपको y की ओर जाना पड़ेगा 3 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो मैंने ये समझाया आपको कि पोजीशन में से क्या कर दीजिए, पोजीशन फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया -3 देते हैं, ठीक है, 6 - 3, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट तो होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बोल देता हूं एक चीज, इट हैज नथिंग टू डू विथ पाथ, इट हैज नथिंग टू डू विथ पाथ, पाथ से आपको कोई लेना देना नहीं है, सीधे मैं बोल रहा हूं चेंज इन पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटा दीजिएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। सम टाइम अगर आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट किए हो तो इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल, तो जो फाइनल पोजीशन होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है ना, समझ रहे इस बात को। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन होता है, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पाथ से कोई लेना देना नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप जा रहे हो, ये इनिशियल पाथ और ये फाइनल पाथ, तो इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ, फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप सीधे बोलोगे कि इसका एक पोजीशन होगा और ये एक पोजीशन होगा, अगर आप इसको ओरिजिन माने हो तो, है ना, ये मान लो ओरिजिन है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख दोगे और इसकी पोजीशन वेक्टर लिख दोगे और पोजीशन फाइनल में से इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे और डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा इधर से इधर, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ध्यान रखोगे। तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब मैं बोल रहा हूं, इतनी बातें बताई मैंने आपको, क्या क्या बताया काइनेमेटिक्स में। सबसे पहला मैंने बोला रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होकर के ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करता है, ठीक है, या आप जब किसी चीज का डिस्टेंस बताते हो तो किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हो, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताते हो रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप गाड़ी में बैठ के बाहर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप हो गए ऑब्जर्वर और आप जहां बैठे हो दैट इज द रेफरेंस पॉइंट, सिंपली। तो जितनी भी चीजें काइनेमेटिक्स में पढ़ी जाती है ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही बताई जाती है, किसी ना किसी के रेफरेंस में ही बताई जाती है, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे इसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये इसका लोकेशन है ना, अगर आप इसको 0 0 माने हो तो उसके कोरेस्पोंडिंग में इसका ये लोकेशन है। तो पोजीशन भी बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन बताया जाता है कभी भी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पोजीशन, ओरिजिन से पोजीशन को आप ज्वाइन कर दीजिए, जो वेक्टर बनेगा दैट वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को लिखोगे कैसे, तो जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट के पीछे i कैप, y कोऑर्डिनेट के पीछे j कैप एंड z कोऑर्डिनेट के पीछे k कैप लगा दो, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इट इज नथिंग टू डू विद पाथ, पाथ से कोई इसका लेना देना नहीं है, सीधे आप बोलोगे चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था, यहां पहुंचा, तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका ये होगा, पॉइंट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया। अब देखिए डिस्टेंस के बारे में आप सुनते होंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ओके। नाउ we are going to talk about distance, किसके बारे में बात करने वाले हैं, डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। डिस्टेंस के बारे में बोला जाता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को हम सिंबल s से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, जहां से जर्नी स्टार्ट होता है उसे मैं इनिशियल पॉइंट बोल दे रहा हूं, और जहां जर्नी कंप्लीट हो गया दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फाइनल पॉइंट।
स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, सेम बात। तो जब ये जाएगा तो किसी न किसी पाथ को फॉलो करके जाएगा। लेट्स अज्यूम दिस इज पाथ नंबर 1। हो सकता है ये ऐसे जाए, दिस इज पाथ नंबर 2। हो सकता है ये सीधे जाए, दिस इज पाथ नंबर 3। बट अगर ये जिस भी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा उसके हिसाब से इसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, क्योंकि डिस्टेंस जो रास्ते आप चल के जाओगे उस रास्ते की लंबाई, जो रास्ते की लंबाई होगी उतनी ही चलोगे, और जो रास्ते की लंबाई होगी उतनी ही चलोगे तो आपकी डिस्टेंस भी उतनी होगी जितनी उस रास्ते की लंबाई है। इसीलिए डिस्टेंस को डिफाइन किया गया, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी ये पाथ पे डिपेंड करने वाली चीज है, इट डिपेंड्स अपॉन पाथ। बिल्कुल ये पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है, पाथ पे डिपेंड करती ही करती है। अब देखिए दो क्वांटिटी और हमें डिफाइन करनी है। एक तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए, डिस्टेंस समझ गए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर आप जानते होंगे, ज्यादा उसमें मैं बात नहीं करूंगा, अच्छे से वेलोसिटी की बात करता हूं। तो वेलोसिटी जो होता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में टाइम के साथ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पार्टिकल के पोजीशन में जो टाइम के साथ चेंज आता है, दैट रेट इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम दो टाइप्स के डिफाइन करते हैं। एक वेलोसिटी एट टाइम टी पर, एट टाइम टी, जिसे हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और दूसरी वेलोसिटी जिसे हम इन टाइम टी, यानी एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं। ये किस में डिफाइन करते हैं? इंटरवल में, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अब ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आप अगर निकालना चाहते हो किसी इंस्टेंट पे, ये पोजीशन को क्या करो आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, देन यू विल गेट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बट एवरेज अगर निकालना चाहते हो ये तो इंटरवल में निकाला जाता है, इंस्टैंटेनियस एक इंस्टेंट में निकाला जाता है। इंस्टेंट का मतलब एक पार्टिकुलर क्षण, एक मोमेंट। इंटरवल का मतलब मान लो 0 to 2 सेकंड, 0 to 5 सेकंड एक इंटरवल होगा, एक टाइम का लेंथ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरवल। जैसे यहां से आप चलना स्टार्ट किए, गाड़ी की स्पीडोमीटर आप देख रहे हो, तो स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, और उस समय आप नॉर्थ की ओर हो, तो आपकी वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस कितनी होगी उस इंस्टेंट पे? 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। लेकिन आप जब यहां से निकले, किसी जर्नी कंप्लीट किए 300 किलोमीटर का जर्नी, और उसमें 5 घंटे लग गए, तो आप एक्चुअली में हमेशा अगर 300 को आप डिवाइड कर दो 5 से तो 60 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 60 के ही स्पीड से लगातार चले हो, नहीं, किसी इंस्टेंट पे आपकी स्पीड 0 भी रही है, किसी इंस्टेंट पे 80 भी रही है। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुमसे आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आप ये 5 घंटे में आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रही थी, तो आप बोलोगे चलो देखो मेरा मोशन 10 बजे स्टार्ट हुआ था और 5 घंटे की जर्नी थी, मैं पहुंच गया था 3 बजे, चलो 10:30 बजे स्पीड ये था, 10:30 पे ये पागल हो जाएगा बताने में आदमी। तो आप क्या बोलते हो? एक आसानी के लिए आप बोलते हो कि अरे भाई टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, टाइम लगा 5, डिवाइड कर दिए और लगभग 60 रहा होगा, यानी एवरेज आप बोलते हो उसको 60। ये 5 घंटा एक टाइम इंटरवल है, और अगर इस टाइम इंटरवल में आप बात करना चाहते हो स्पीड का, वेलोसिटी का, तो एवरेज होता है। वही मैंने बोला इन टाइम टी मतलब इंटरवल में, और एट टाइम टी मतलब किसी इंस्टेंट पे। और अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पोजीशन को। लेकिन अगर आप इंटरवल में निकालना चाहते हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसको चेंज होने में जो टाइम लगा दैट टाइम, मतलब इनिशियल से फाइनल जाने में जो टाइम लगा होगा दैट इज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी सिंबल से दिखाते हैं। अब एक बात बताना, ये चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैंने बताया था, तो आप इसको बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, बट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन dr by dt होता है, या सम टाइम r की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? dx by dt। ध्यान रखना इंस्टैंटेनियस और एवरेज में काफी अंतर है। अगर आपसे कोई बोले रियल वेलोसिटी कौन है, रियल बोले तो
रियल इन द सेंस बोलने का मतलब ये है कि पार्टिकल एक्चुअल में किस वेलोसिटी से चलता है, तो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस से ही चलता है कोई भी गाड़ी। ऐसा मैंने क्यों बोला, एवरेज बस कैलकुलेशन पर्पस के लिए होता है ना। जैसे आपसे कोई बोल दे कि बताओ भारत के लोगों का एवरेज इनकम क्या है, तो अलग अलग लोगों का इनकम अलग अलग है, कोई 10,000 अर्न कर रहा है, कोई 1 लाख अर्न कर रहा है। लेकिन अगर एवरेज 20,000 पर मंथ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भारत के सभी लोग 20,000 पर मंथ रुपया कमा रहे हैं। क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप 300 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर रहे हो 5 घंटे में, तो इसका मतलब ये है कि 60 किलोमीटर पर आवर से आप 5 घंटे तक चले हो। क्या ये रियलिटी होता है? नहीं। रियलिटी तो ये होता है कि बस कभी रुकी हुई है, कभी 20 चल रही है, कभी 80 चल रही है, और जिस समय जितनी चल रही है उस इंस्टेंट पे उसकी उतनी ही वेलोसिटी है, डायरेक्शन अगर लगा दोगे तो वेलोसिटी एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो चेंज इन पोजीशन का अगर रेट निकालोगे तो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ध्यान रखना, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं बात करता हूं स्पीड, है ना। स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दैट इज द स्पीड। और स्पीड भी, इसका भी 2 फ्लेवर होता है। फ्लेवर बोलने का मतलब टाइप, एट टाइम टी, जिसे आप क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक होता है इन टाइम टी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, स्पीड को हम लोग v से सिर्फ दिखाते हैं बिकॉज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का मतलब आप गाड़ी के स्पीड के बारे में बताना था, आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी कितना तेज रन कर रही है बस उससे मतलब है। तो आप एवरेज स्पीड को ऐसे भी दिखा सकते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअल स्पीड होता है, एवरेज फिर कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। तो मैं इसको सिर्फ बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बिल्कुल सटीक होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड को अगर डिफाइन करना है इंस्टेंटेनियस, सीधे बोलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये जो रेट ऑफ चेंज निकालोगे dx/dt करके, वही बस आपकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम। और मैं ये इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बच्चों ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसके मैग्नीट्यूड को हम एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, तो आंसर होगा नो। व्हाई? अगर आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो, कोई पार्टिकल यहां से चला और यहीं पे वापस आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वही है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा, तो किसी क्वांटिटी में से उतने ही क्वांटिटी को घटाओगे तो 0 आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा तो एवरेज वेलोसिटी 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 0, तो क्या एवरेज स्पीड भी 0 बोल दोगे? तुम गोल गोल दौड़ रहे हो, बोलोगे स्पीड मेरा 0 है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, तो ध्यान रखना है। मैं यहां पे लिख देता हूं नोट में, एवरेज स्पीड नीड नॉट बी equal to the magnitude of average speed average velocity। ये जरूरी नहीं है कि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। हाँ, इट मे बी हैपन सम टाइम व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चल रही है, तब आप बोलिएगा इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगा वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के इक्वल आ सकता है। बट कहीं भी अगर कर्व पाथ में पार्टिकल चला है तो ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। मतलब एवरेज स्पीड नीड नॉट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से सारी बातें क्लियर करूंगा, बस एक एग्जांपल। ओके, देखिए इसको आप नोट कर सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर है बट स्पीड स्केलर है।
एक एग्जांपल दूंगा, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये सर्कल है जिसकी रेडियस है r, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। आप इसको ओरिजिन मान रहे हो, ये है ओरिजिन 0,0, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट क्या है b, इस पॉइंट को मैं c बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ d। अगर मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, दौड़ रहा है, रन कर रहा है, तो क्या क्या बताना है, फाइंड वेलोसिटी एवरेज कहां से कहां, a to b। आप एक और बात बता सकते हो, वेलोसिटी एवरेज a to b, दूसरी वेलोसिटी एवरेज a to c, दो बातें देखिए। तो देखिए इसका पोजीशन वेक्टर अगर आप लिखना चाहते हो, a पे इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a अगर लिखना चाहोगे तो ये पोजीशन वेक्टर होगा r a, और रेडियस जितनी होगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो r i लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ b लिखना चाहते हो, क्या लिख सकते हो, r d। तो अगर आप एवरेज लिखना चाहते हो तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो a से b तक ये गया, a से b तक गया, तो फाइनल पोजीशन यानी rb माइनस ra, और इसमें जो टाइम लगा था, टाइम इज t, लेट्स अज्यूम यहां से यहां जाने में टाइम t लगा, तो एक्चुअल में टाइम कितना होगा, ये तो इस पाथ पे चल रहा है, और अगर इस पाथ पे चल रहा है v स्पीड से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पाथ लेंथ कितना होगा, पाथ लेंथ टोटल होता है 2 पाई r, और ये 1/4 है 2 पाई r का, तो 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, पाई r बाई 2, ये डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है पाई r डिवाइडेड बाय 2, और स्पीड कितना है, तो ये टाइम लगेगा, तो टाइम का वैल्यू भी मेरे पास आ गया, rb माइनस ra डिवाइडेड बाय पाई r बाई 2b, पाई r बाई 2। अगर एवरेज निकालना है a to c, तो a to c यानी c अब फाइनल हो जाएगा, यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में अगर टाइम t लिया है, तो और फर्दर स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो ये पाथ का ये भी 1/4 है, और स्पीड कांस्टेंट है तो उतना ही टाइम लेगा, यानी t और t, यानी अब a to c आने में टाइम कितना लग जाएगा, 2t। बट फाइनल पोजीशन क्या हो चुका है, c, तो ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर होगा, जिसे आप क्या बोलोगे, rc। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टोटल कितना लगेगा, अगर मैंने इसको t माना है तो अब टाइम a to c जाने में 2t लगेगा, और t का वैल्यू मुझे पता है। अच्छा एक बात बताना, पोजीशन वेक्टर को आप यहाँ पे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर तो निकाल ही चुके हैं, उसे लिख सकते हैं। देखो देखिए rb का पोजीशन कितना है, ओरिजिन माना है मैंने, तो rb कितना है, rb आप लिख सकते हो, ये है पॉइंट b, और ये y एक्सिस पे लाई करेगा, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी 0,r, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी थी r,0, तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा r है, इसका क्या हो जाएगा r सिर्फ j, इसकी पोजीशन वेक्टर, इसकी कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी -r,0, ये हो जाएगा -r i, तो rb का पोजीशन वेक्टर j r माइनस r i डिवाइडेड बाय पाई r, और 2b ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है, वही rc कितना है -r i माइनस r, ये r कितना है r i डिवाइडेड बाय 2 पाई r बाई 2b, ये कितना हो जाएगा -2r i डिवाइडेड बाय 2 से 2 चला गया, v ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा पाई r। तो इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं, स्पीड दिया है एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया। इंस्टेंटेनियस बताएगा तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको रिलेशन, अभी देखिए अगर आपसे कोई बोले इंस्टेंटेनियस बताओ, तो जिस भी इंस्टेंट पे बोलेगा, अगर मान लो इस वाले इंस्टेंट पे बोलेगा बताइए b के टाइम पे वेलोसिटी कितना है, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड तो v है,
और माइनस आई कैप डायरेक्शन में है। इस केस में अगर बोलेगा बताओ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी सी पॉइंट की, आप बोलोगे जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है, देखिए ऐसे समझिए, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो उल्टा भी तो सेम होगा, यानी जो स्पीड होगा इंस्टेंटेनियस वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल। तो ये जब चल ही रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इसका स्पीड बदल ही नहीं रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो स्पीड ही रहेगा, यानी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ही रहेगा, हाँ बस डायरेक्शन बदलेगा। और इस समय यहाँ पे डायरेक्शन इधर की ओर है क्योंकि ये चल रहा है ऐसे ऐसे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो भी है लेकिन डायरेक्शन नीचे की ओर माइनस लेकर। यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखना चाहते हो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना होगा, vc है, ये d मान लो, आप बोलोगे पॉइंट d है तो स्पीड मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का g जितना स्पीड है डायरेक्शन i के लगा। अगर कहीं पे पूछा है मान लो यहाँ से एंगल है 30 डिग्री, उस समय बोला है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म में। इस पॉइंट को मैं ई बोल रहा हूँ तो आप इसको बोलोगे भी, कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरह से। ओके, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आइए एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। Okay, I am going to erase this. I think you have noted down, and one question I will take in order to build your concept so that theory को आप apply कैसे करोगे प्रॉब्लम्स में उसको आप समझिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। A particle cover 1/3 of distance with speed v1, comma second 1/3 with speed v2 and the remaining 1/3 with speed v3। यानी डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में इसने कवर किया। फर्स्ट को स्पीड v1, डिस्टेंस कितना है 1/3, अब मान लो टोटल डिस्टेंस को d दिया नहीं है, मैंने मान लिया, तो इसने 1/3 v1 स्पीड से कवर किया। जो सेकंड 1/3 है उसे v2 स्पीड से कवर किया, और जो लास्ट वाला बच गया तो 1/3 ही बचेगा, 1/3 1/3 2/3 तो 1/3 बचेगा, इसे v3 स्पीड से कवर किया। तो बोला है फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, दैट इज एवरेज स्पीड। मैंने बोला कि आप चलो घूमने निकले और 12 घंटा लग रहा है आपको कश्मीर जाने में, 12 घंटा लग रहा है, कश्मीर का डिस्टेंस है 1000, जहां भी आपको वहां से 12 से डिवाइड कर दोगे, ये एवरेज हो गया। कितना चलो टोटल, उससे मतलब है टोटल टाइम कितना लगा, इससे मतलब। तो मेरा पर्पस यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया है और टोटल टाइम लेकिन कितना होगा ये पता करना होगा। तो मान लो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा, इसको ए बोल दे रहा हूं, ये बी है, ये पॉइंट सी है, और अगर ये पॉइंट डी है तो ए टू बी जाने में टाइम t1 लग गया, बी टू सी जाने में टाइम t2 लग गया, एंड सी टू डी जाने में जो टाइम लग गया दैट इज t3। ये टाइम आप पता कर सकते हो क्योंकि यहां से यहां तक ये कांस्टेंट स्पीड से चला है और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ सर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है d/3, स्पीड कितना है v1, तो t1 आ जाएगा। t2 भी आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड t3, डिस्टेंस d/3, स्पीड कितना t3। यानी क्या टोटल टाइम जो होगा इन तीनों का सम होगा। तो लिखो यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 d डिवाइडेड बाय t1 कितना है, t1 है d डिवाइडेड बाय 3v1, t2 कितना है d डिवाइडेड बाय 3v2, सॉरी t3 कितना है डिवाइडेड बाय 3v3। d कॉमन आ रहा है, d/3 कॉमन आ रहा है, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3।
ये डी से ये डी रगड़ा गया, खत्म हो गया, होना ही था, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। बचा कितना 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम लोगे, ये 3 को ऊपर भेज दो, 3 ऊपर चला गया, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा v1 v2, अरे मल्टीप्लाई में ना आएगा, v1 v2 v3, और यहाँ पे v1 से डिवाइड करोगे तो v1 खत्म, v2 v3 v3 v1 v1 v2, और ये आ जाएगा कितना 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 v2 v3 v3 v1, ये है आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप इसको करना। लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज d/3 जो है, d/3 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया एंड v2 स्पीड से जो कवर किया डिस्टेंस वो 2d/3 है। आपको क्या करना है, एक पॉइंट A B C, तो A से B d/3 डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस तो d ही होगा। आपको इसमें बताना है फाइंड एवरेज स्पीड, एंड होमवर्क आप कमेंट में करोगे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा। ओके, आप इसे करोगे, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया वो सर्कुलर वाला में, और एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन कराया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात करूंगा, और एक्सेलरेशन के बारे में बात करने के बाद मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें आपके 3 मोशंस के इक्वेशन आते हैं, उसके बारे में बताऊंगा और उसका कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलने का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन अगर काम लायक है, आप समझ पा रहे हो, तो खास करके जो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर किसी तरह का डाउट आता है तो आप हमसे ऑफलाइन में भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों।